हेलो बच्चों, नमस्कार। जैसा कि आप देख रहे हो कि हमारा जो टॉपिक है अगला दैट इज़ द क्लासिकल मैकेनिक्स का कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन होता है कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। सिलेबस का भी एक अच्छा सेक्शन है, क्लासिकल मैकेनिक्स में भी बहुत अच्छा सेक्शन है और एक बड़ा इंपॉर्टेंट टूल है। इवन मैथमेटिक्स में तो बाकायदा कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का एक पेपर होता है। तो ये एक ऐसा पेपर है जो कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स के से जुड़ा हुआ, दोनों जगहों जुड़ा हुआ है। जैसा कि अगर हम इसके आइडिया के बारे में बात करें कि व्हाट इज़ द बेसिक आइडिया फॉर दिस कैलकुलस ऑफ वेरिएशन, तो जैसे आपने लिखा है, यहाँ आप लिखो स्टडी ऑफ द डायनेमिकल सिस्टम कंप्लीटेड आफ्टर गेटिंग द सॉल्यूशन। भाई, आप मान लीजिए आपसे कहा गया है कि आपके पास एक कार है जो कि लगातार मतलब काफ़ी तेज़ वेलोसिटी से चल रही थी और फिर लगातार उसकी स्पीड कम हो रही है। तो और उसकी स्पीड कम होने का हमने एक रेट बता दिया है, मतलब डिसलेरेशन का एक रेट बता दिया, डिसलेरेशन बता दिया। और हमने आपसे पूछा बताओ भाई कब जो है वो रुक जाएगी, कितने समय बाद रुक जाएगी, कितना दूरी चल के वो रुक जाएगी। इस तरह के हमने आपको एक सोल्यूशन दे दिया। समतल सड़क है या फिर स्लोप वाली सड़क है या चढ़ाई वाली सड़क है, ऐसे कई सिचुएशंस हम वहाँ पे दे देते हैं। तो ये जो कार है एक डायनेमिकल सिस्टम है जो डायनेमिक कर रही है, मूव कर रही है और हमें उसका सोल्यूशन निकालना है। सोल्यूशन निकालने का मतलब एक तरह से है कि हम उसका टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ उसकी जीरो वेलोसिटी ऐसा चीज़ निकालना चाह रहे हैं। तो हम एक पर्टिकुलर टाइम पे उसकी लोकेशन कहाँ होगी ये जानना चाह रहे हैं। तो एक्चुअल में स्टडी ऑफ डायनामिकल सिस्टम का यही मतलब होता है, इन्हीं सारी चीज़ों को देखना कि वो कब रुकेगी, कब चलेगी, कितनी तेज़ चलेगी, कहाँ जा कर के रुकेगी, लड़ेगी तो कितनी वेलोसिटी से लड़ेगी। ऐसी सारी चीज़ें आप देखते हैं जब डायनामिकल सिस्टम की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है कि दिस द सोल्यूशन गिव्स आइडिया अबाउट द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट एट एनी टाइम टी। ठीक है, जैसे कार की बात की तो कितने समय बाद रुकेगी, तो हमने जान लिया कि 1 घंटे बाद वो बिल्कुल जीरो वेलोसिटी पे आके खड़ी हो जाएगी। एक तो इसका वो न्यूटन का तरीका है करने का। एक और तरीका होता है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करें। अब डिफरेंशिएशन आप पढ़ते हैं तो आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ते हैं, तो आप एक डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करिए जो कि एक अच्छी अप्रोच होती है, बिकॉज इट गिव्स द आइडिया अबाउट द एंड पॉइंट ऑफ द पाथ। तो यहाँ पर क्या होगा, जब डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो हम उस रास्ते के बारे में भी जानकारी लेते हैं। मतलब वो कार अगर जा रही है और रुकती हुई चली जा रही है, उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है, तो ऐसा करने के लिए किस पाथ को फॉलो कर रही है। एंड पॉइंट को मालूम है कि मान लीजिए मैं एंड पॉइंट बताया गया कि उस जगह पर वो रुक जाएगी या पर्टिकुलर वेलोसिटी से मूव करेगी। तो हमें एंड पॉइंट और पाथ और फिर उसके डायनेमिक्स, इन सब की भी एनालिसिस करने में हम सक्षम होते हैं जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं। तो इस तरह आप देख रहे हो जैसे जैसे आपकी अप्रोच चेंज होती रहती है, वैसे वैसे आपके बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो को आप देख रहे हो। मतलब एक तो ये हुआ कि भाई आपको रेट ऑफ डिक्रीमेंट ऑफ द वेलोसिटी का रेट दे दिया, बताओ कब रुकेगी। अब वो किस पाथ से जा रही है, किस रास्ते से जा रही है, इससे कोई मतलब नहीं। आपको खाली ये बताना है कि इस माइनस एक्सेलरेशन से वो कितने समय बाद रुक जाएगी। आप न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से निकाल सकते हो, वेलोसिटी इक्वेशन से निकाल सकते हो। लेकिन जहाँ पर आपको पाथ की बात हो या एंड पॉइंट की स्टडी करनी हो तो थोड़ा सा ये चीज़ें और सोफिस्टिकेटेड हो जाती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमें हमारी कोशिश होती है कि हम डिफरेंशियल इक्वेशंस को लिखें और उनको सॉल्व करें। हालाँकि नाम बड़ा फैंसी सा लग रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना, बट इट इज़ वेरी सिंपल इफ़ यू अगर आप उसको समझना शुरू कर देते हो तो। लेकिन उसके बाद फिर हम एक चीज़ और देखते हैं कि द कंप्लीट सॉल्यूशन, जैसे आपको लिखना है कि बट द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द होल पाथ इज गिवन बाय सम इंटीग्रल इक्वेशन। तो जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन को यूज करते हैं तो भी हम ये देखते हैं कि अगर हम किसी इंटीग्रल इक्वेशन का यूज करें तो हम बहुत आसानी से, बहुत ही ज़्यादा कंप्लीटनेस के साथ उस पाथ का इंफॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो धीरे धीरे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम पाथ के बारे में बात कर रहे हैं कि पाथ का हमको कैलकुलेशन करना, में पाथ की आइडिया लेना है। अब हमारे पास दो चीज़ें हैं। अब हम ये देखेंगे कि मान लीजिए आपके पास कोई पॉइंट है, सपोज आपके पास एक कोई पॉइंट है, जस्ट अ मिनट, सपोज हमारे पास एक पॉइंट है ए, ये हमारा पॉइंट है ए और हमें जाना है पॉइंट बी तक। तो हमारे पास कई सारे रास्ते हैं जाने के लिए ए से लेकर के बी तक, कौन सा सबसे अच्छा रहेगा, या हम इसमें से कहेंगे कौन सबसे लंबा है, कौन सबसे छोटा है। यानी हमारा इंटरेस्ट किस में है, हमारा इंटरेस्ट है स्मॉलेस्ट में और लार्जेस्ट में। विच वन इज़ द लार्जेस्ट, विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट। हम इस तरह के इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपने देखा है, साफ साफ लिखा है कि द कंप्लीट पाथ इज आइदर स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट या स्टेशनरी, मतलब वही पाथ सबसे अच्छा है, उसके अलावा और कोई पाथ सही नहीं है। तो इस तरह की इंडिपेंडेंट स्टडीज जो होती हैं, तो सच इंडिपेंडेंट स्टडी ऑफ द पाथ बाय यूजिंग द इंटीग्रल इक्वेशन इज मैटर ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन में हम मूल रूप से इसी तरह के अप्रोच के बारे में बात करते हैं।
दो पॉइंटों के बीच में कितने कितने किस तरह से हम मूव करेंगे, तो कौन सा ऑप्टिमम पाथ होगा, कौन सा कंप्लीटनेस, कौन सा स्टेशनरी पाथ होगा, कौन सा कंप्लीट पाथ होगा, इस तरह की स्टडीज़ हम कर रहे होते हैं। अब एक और बात यहाँ पे है, जैसे मेथड ऑफ अप्रोच की बात करें कि हम इसको अप्रोच कैसे करेंगे, हम इस चीज़ की स्टडी करने के लिए कैसे शुरुआत करेंगे, मेथड ऑफ अप्रोच के लिए है। तो बहुत डिटेल में जाए बिना हम ये देखेंगे कि जैसे मान लीजिए आपने कोई पाथ लिया, आपने एक पाथ चुना आर्बिट्ररी शेप का, और उसके लिए फिर हम एक इंटीग्रल इक्वेशन लिख पाएंगे। तो हमने इस तरह की एक इंटीग्रल इक्वेशन लिख ली। तो ये जो आपके पास है आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन एफ वाई वाई डैश जी एक्स, दिस इज द इंटीग्रल इक्वेशन। इक्वेशन नंबर 1 है। यहाँ आप देख रहे हो एफ इज द फंक्शन। अब ये एफ जो है हमें कैलकुलेट करना होगा, जो फंक्शन एक किसी वेरिएबल एक्स का है, वाई का है, और वाई की वेलोसिटी यानी वाई का एक्स के साथ डिफरेंशिएशन है। यहाँ पे आप कहोगे कि सर ये वाई, व्हाट इज द वाई डैश, वाई डॉट क्या है, तो बेसिकली डी वाई बाई डी एक्स ही है, जिसको कि हम वाई डॉट लिख रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास जो फंक्शन एफ है वो एक्स का फंक्शन है, वाई का फंक्शन है, और एक्स और वाई के डेरिवेटिव का फंक्शन है। ओके, सो अगर हम यहाँ पर एक चीज़ और देखें, इफ़ यू वांट टू इफ़ वी वांट दैट आई इज़ द एक्सट्रीमम इन नेचर, एक्सट्रीमम होने का मतलब है चाहे वो मैक्सिमा हो चाहे मिनिमा हो, तो उसका वेरिएशन देखेंगे, डेल्टा इज़ द वेरिएशन, और वेरिएशन होने का मतलब है कि डेल्टा आई हमेशा जीरो होगा। ये जो मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन आप निकालते हो जहाँ डेरिवेटिव जीरो रखते हो, वैसा ही कंडीशन है। तो इसका मतलब है कि सबसे पहले आपने एक पाथ निकाला और उस पाथ के एक्सट्रीमम होने की शर्त आपने लगा दी, और एक्सट्रीमम होने की शर्त को हम इक्वेशन नंबर 2 के रूप में लिख सकते हैं। ये इसी इक्वेशन का ही फॉर्म है जहाँ पर लिखा है कि द वेरिएशन ऑफ दिस होल इंटीग्रल इज जीरो। इस इक्वेशन नंबर 2 है जो दिस इक्वेशन इज द बेसिक फार्मूला ऑफ द कैलकुलस ऑफ वेरिएशन। तो ये हमने बहुत ही मोटे मोटे तौर पे बात की है। बेसिकली हम इसी तरह से पहले एक आई निकालेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 से दिख रहा है, फिर हम उस आई के लिए एक्सट्रीमम की शर्त रखेंगे जो कि इक्वेशन नंबर 2 से रख रहा है, और इन्हीं दोनों करने के लिए, यही दोनों करना ही हमारे कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का सबसे शुरुआती हिस्सा है। थोड़ी सी बात करनी यहाँ पे ज़रूरी है, जो ये वेरिएशन हमने लिया है डेल्टा वेरिएशन, इसका मतलब क्या है। तो इक्वेशन 2 में डेल्टा एक वेरिएशन है। वेरिएशन एक तरह से ये, मान लीजिए आपने दो रास्ते चुने हैं, तो दो रास्तों में आप एक तुलना करोगे कि दो रास्तों में से किस रास्ते पे टाइम सबसे कम लग रहा है, यानी टाइम का वेरिएशन मिनिमम होता है वहाँ पर, या किस रास्ते की लंबाई सबसे कम है तो लेंथ का वेरिएशन वहाँ सबसे कम होता है। तो इस तरह से हम वेरिएशन को यहाँ पर देखते हैं। उसके बाद देखा है यहाँ पे लिखा है बिलोंग्स टू द डिफरेंस ऑफ द क्वांटिटी। जैसे हम एनर्जी, पाथ, लेंथ, टाइम, इस सबको अगर हम देखें बिटवीन द एक्चुअल एक्सट्रीमम पाथ एंड द पाथ ऑफ कंपेरिजन, द रिलेशन दैट मस्ट सेटिस्फाई बाय द फंक्शन एफ इज कॉल्ड द आयलर-लैग्रांजे इक्वेशन। अब यहाँ पर ये कह रहा है, जैसे मान लीजिए आपने ए से बी तक जाने के लिए एक आपने चुना है पाथ, आपने कोई पाथ कंसीडर किया कि चलो मान लेते हैं कि एक, जैसे इसको मैं अगर ड्रॉ करूँ यहाँ पर, तो ऐसा है, जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर ए है, आपके पास पॉइंट नंबर बी है। एक्चुअल में ये जो पाथ है ये एक्चुअल पाथ है जो सबसे एक्सट्रीमम है, मान लो सबसे मिनिमम है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है। आपने जो पाथ चुना है वो ये ब्लैक कलर का है। तो आप देख रहे हो आपके पाथ और एक्चुअल पाथ के बीच में एक वेरिएशन है, हमें इस वेरिएशन को ही देखना होगा। अगर हम इस वेरिएशन को देखने के लिए क्वेश्चन नंबर 2 सेटिस्फाई कर देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 इस पाथ के लिए हम इस तरह 0 सेट कर देते हैं। जैसे आप इसको सेट करते हो वैसे ही अब आयलर-लैग्रांजे कहते हैं कि अब आप इस सिचुएशन में एक इक्वेशन लिख सकते हो। तो जो आखिरी में इक्वेशन आप देख रहे हो ये आयलर-लैग्रांजे इक्वेशन है। तो क्या किया आपने, पहले तो आपने एक कोई पाथ है, आपने किसी पाथ के लिए वेरिएशन निकाला, फिर उस वेरिएशन निकालने के बाद आपने उसके लिए एफ निकाला, एफ जो फंक्शन है जो आई के साथ होता है। फिर अगर वो फंक्शन आप पा जा रहे हो तो अब आप वहाँ पर आयलर-लैग्रांजे इक्वेशन लगाओगे, और इक्वेशन कैसी है, डी बाई डी एक्स करो, डेल एफ बाई डेल वाई डॉट करो, और डेल एफ बाई डेल वाई करो, जीरो कर दो। दिस इज द आयलर-लैग्रांजे इक्वेशन। और ये आयलर-लैग्रांजे इक्वेशन एक तरह से जनरलाइज इक्वेशन है लैग्रांजे इक्वेशन की। तो लैग्रांजे इक्वेशन और आयलर-लैग्रांजे इक्वेशन में काफ़ी समानता होती है, एक तरह से कह सकते हो उसका जनरलाइजेशन होता है। ये चीज़ें थोड़ा सा हाइपोथेटिकल रह जाती हैं जब तक हम इसका एक एप्लीकेशन नहीं लिखते हैं। तो एक एप्लीकेशन के तौर पे बच्चों लोग देख लेते हैं। एक एप्लीकेशन जो है वो ये है कि आप ये प्रूव करिए कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट इन अ प्लेन इज स्ट्रेट लाइन। किन्हीं दो बिंदुओं के बीच से, एक बिंदु ए है एक बिंदु बी है, किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में सबसे छोटा रास्ता जो होता है वो हमेशा एक स्ट्रेट लाइन होता है किसी प्लेन में। तो ठीक है, ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने एक रास्ता मान लिया, मान लो पॉइंट ए से बी के बीच में हमने इस तरह का एक पाथ मान लिया जो स्ट्रेट लाइन तो नहीं है लेकिन हमें प्रूफ करना है स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पे लिखा है टू प्रूव द स्ट्रेट लाइन is the shortest path between 2 points in a plane, consider a path length
ds। तो ठीक है, हमने क्या किया, हमने इसके ऊपर एक एक तरह से एक छोटा सा रास्ता बना लिया। एक रास्ता देखो यहाँ शुरू होता है, यहाँ ख़त्म होता है, और ये उसकी लंबाई ds इज़ द लेंथ एलिमेंट आपने मान लिया। तो छोटा सा रास्ता है, तो ऐसा लग रहा है कि ये जो ट्रायंगल है, एक पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहाँ पे बन रहा है। तो ये जो लंबाई है ये लगभग लगभग ds है, ये लंबाई dy है, ये लंबाई dx है। तो आप ds स्क्वायर क्या लिख सकते हो, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर। कैसे लगा, आपने पाइथागोरस थ्योरम से इसको आपने लिख लिया। ds स्क्वायर की वैल्यू के लिए आप क्या करो, dx कॉमन ले लो, dx स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ds स्क्वायर बराबर हो जाए dx अंडर रूट 1 प्लस dy बाई dx। हमने dy बाई dx को क्या लिखना शुरू कर दिया है, y डॉट। तो उस लिहाज से आपके पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ds इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर dx। क्यों ऐसा किया, क्योंकि हमने बताया था, आपके साथ ये डिस्कशन हुआ है इससे पहले, कि कैलकुलस ऑफ वेरिएशन लगाने के लिए हमें i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f सम वेरिएबल x y डॉट dx इस तरह का इक्वेशन लिखना पड़ेगा। i इज द इंटीग्रेशन। क्योंकि यहाँ पर पाथ की बात हो रही है, तुमने ये पाथ को लिखा, अब यहाँ पाथ को लिखा, ये देखो ये जो पूरा टर्म है दिस इज f। अगर हम यहाँ पर पूरा पाथ लेंथ निकालना चाहें तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो पाथ निकल आएगा, तो फिर यहाँ पे इंटीग्रेशन आ जाएगा। जैसे आप ऐसा लिखोगे तो आप देखो i क्या है, s के बराबर है, ये जो ब्रैकेट के अंदर की चीज़ है ये f के बराबर है, और बाहर वेरिएशन dx है। तो हमने देखा कि ये जो इक्वेशन है, अगर हम इस तरह से लिखें कि s बराबर इंटीग्रेशन अंडर रूट 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर dx, तो उस हिसाब से हमारा f क्या हो जाएगा, f की वैल्यू ये आइडेंटिफाई हो जाएगी। तो आपने क्या किया, आपने जो स्टैंडर्ड कैलकुलस ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला था i, उसकी तुलना करके देखिए, और f की वैल्यू वहाँ पर आपने कैलकुलेट कर ली। तो कैलकुलस ऑफ वेरिएशन कहता है कि अगर आप शॉर्टेस्ट पाथ यानी एक्सट्रीमम पाथ, एक्सट्रीमम का मतलब होता है शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों, मतलब अति हद। जैसे अगर आपने एक लाइन खींची, तो लाइन 0 से खींची 100 तक, तो 100 इसका अधिकतम पॉइंट है, 0 इसका मिनिमम पॉइंट है। इन दोनों को ही हम एक्सट्रीमम पॉइंट कहते हैं, अंत बिंदु। अंत बिंदु मतलब अगर 100 से देखोगे तो 0 अंत बिंदु है, 0 से देखोगे तो 100 अंत बिंदु है, तो एक्सट्रीमम पॉइंट है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है, जो आप देख रहे हो यहाँ रेड कलर से लिखा हुआ है, वो ये लिखा हुआ है कि द कर्व वुड बी शॉर्टेस्ट इफ सेटिस्फाई द कंडीशन डेल्टा आई। अगर डेल्टा ऑफ आई फॉलो कर रहा है तो इसका मतलब है वहाँ पर हम आयलर लैग्रांजे इक्वेशन लिख सकते हैं। तो आयलर लैग्रांजे इक्वेशन हम इस तरह से लिख सकते हैं, यहाँ पे देखो डेल एफ बाई डेल वाई लेना है, डेल एफ बाई डेल वाई डॉट लेना है, जहाँ f की वैल्यू हमने निकाल रखी है। तो अब इस इक्वेशन में इस्तेमाल होने वाले जो टर्म है उनको अलग से कैलकुलेट कर लेते हैं। डेल एफ बाई डेल वाई देखिए, डेल एफ बाई डेल वाई 0 होगा, क्योंकि y जो है, f जो है उसके अंदर y कोई टर्म नहीं, y डॉट का टर्म है, बिकॉज f इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ y। जब आप डेल एफ बाई डेल वाई डॉट निकालोगे तो वहाँ पर इंटीग्रेशन आप करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन आपने किया डिफरेंशिएशन के रूल के हिसाब से, और आपके पास ये टर्म आ गया। कैसे आया, इसको जरा एक बार करके देख लीजिएगा। अब आपके पास डेल एफ बाई डेल वाई डॉट आ गया है, डेल एफ बाई डेल वाई आ गया है, इन सबको उठा करके आप अपनी इक्वेशन लिख दोगे, तो जो हमारी आयलर लैग्रांजे इक्वेशन होगी उसके अंदर डेल एफ बाई डेल वाई 0 हो जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म है। आपको मालूम है जब किसी टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका मतलब वो जो टर्म होता है वो किसी कांस्टेंट के बराबर होता है। तो आपने डी बाई डी एक्स को इस तरह से कह दिया कि ये टर्म हमारा कांस्टेंट हो जाएगा। कांस्टेंट है, दोनों तरफ अंडर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा, 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर हो जाएगा, यू स्क्वायर हुआ जो कि मान लो एक कांस्टेंट डब्ल्यू के बराबर है। अब आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो वाई डॉट स्क्वायर इधर भी है, डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू वाई डॉट स्क्वायर इधर भी है, वाई डॉट के सारे टर्म एक तरफ ले आओगे, 1 माइनस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस डब्ल्यू, डब्ल्यू अपॉन इज इक्वल डब्ल्यू हो जाएगा। आप देखोगे डब्ल्यू अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू जब करोगे तो ये भी एक नया कांस्टेंट जेड आ जाएगा, तो वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट जेड हो गया, यानी कि एम हो गया, यानी डी वाई बाई डी एक्स एम हो गया। तो डी वाई बराबर एम डी एक्स हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। अगर दोनों तरफ इंटीग्रेट करोगे तो वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी आ जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन होती है। तो इस तरह से हमने पाया कि जो दो बिंदु हैं जिनके बीच में जिनके बीच में हमारा मतलब कोई एक प्लेन के अंदर 2 पॉइंट है, उनके बीच में शॉर्टेस्ट पाथ जो हमको देखना था, वो पाथ हमने कैसे पता किया, वो पाथ हमने पता किया कि वो एक स्ट्रेट लाइन होगा। और ये देखो उसका फॉर्मूला भी आ गया स्ट्रेट लाइन का। हमारा प्रॉब्लम है दैट इज़ द ब्रैचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम। हिस्टोरिकली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, और ये एक तरह की अपने समय की चैलेंजिंग प्रॉब्लम थी, जिसको कि बर्नौली ने इसको फॉर्मुलेट किया था, और इसको चैलेंज के रूप में उस दौरान जो फिजिसिस्ट थे, मैथमेटिशियन थे, उनके सामने रखा था।
और चूँकि बर्नौली न्यूटन के समय के व्यक्ति रहे हैं, तो इस प्रॉब्लम को न्यूटन ने भी सॉल्व किया था और न्यूटन ने बहुत ही टैक्टफुली इसको कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के इस टूल के थ्रू सॉल्व किया था। तो इस वजह से भी ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम हिस्टोरिकली भी एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, वैसे भी एक अच्छी प्रॉब्लम है जिसका कि हम कई जगहों पे यूज होता देखते हैं। जैसे आप स्लाइडर्स देखते हैं जो वाटर पार्क में होते हैं, या इमरजेंसी डोर एग्जिस्ट जो एरोप्लेन में होते हैं, उसके बाद जो स्लाइडर बनाया जाता है, वो सब जगहों पर ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम के द्वारा सजेस्ट किए गए पाथ का ही इस्तेमाल होता है। तो आप पाओगे कि जब जो स्लाइडर, जो वाटर पार्क में जो स्लाइडर होते हैं, वो भी एक तरह से इसी प्रॉब्लम के द्वारा सजेस्ट किए गए पाथ को के हिसाब से डिज़ाइन होते हैं। अब सवाल ये है कि अगर इसका नाम है ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम, देन व्हाट इज द प्रॉब्लम? So this problem is related with the finding a curve joining 2 points along which a particle falling from the rest under the influence of the gravity travel from the higher to lower point in the minimum time. कहने का मतलब यहाँ पर ये है, इस प्रॉब्लम का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए आप किसी ऊंची जगह पे खड़े हो, जैसे एक बिल्डिंग है, बिल्डिंग पे आप खड़े हो, ठीक है, और यहाँ से हमने एक रास्ता बनाया फिसलने की ताकि आपको ज़मीन पे आना है। अब आपको जल्दी से जल्दी बिल्डिंग से खिसक करके ज़मीन पे आना है, तो अब सवाल ये है कि जो स्लाइडर ये बनाया है हमने आपके एग्जिट के लिए, इसका पाथ कैसा होना चाहिए? इसका पाथ एकदम सीधा होना चाहिए या इसका पाथ किसी और तरीके से होना चाहिए? तो समान कॉमन सेंस कहता है बिल्कुल सीधा पाथ होगा तो हम तुरंत फिसलते हुए जल्दी आ जाएंगे यहाँ पर। लेकिन ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम कहते हैं कि नहीं, इसका जो पाथ होना चाहिए वो सीधा नहीं होगा। अगर सीधा होगा तो फ्रिक्शन की वजह से आपको समय ज़्यादा लगेगा कंपैरेटिवली, तो इसका पाथ ऐसा होना चाहिए, इस तरह से, इस तरह का होना चाहिए, इस तरह का। पहले एकदम एकदम आप ऑलमोस्ट ग्रेविटी में फॉल करोगे, फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट से इसका स्लोप चेंज होना शुरू हो जाएगा। क्योंकि साइक्लॉइड, ये जो आपका कर्व है, ये साइक्लॉइड कर्व होता है, इट इज़ नॉट ए स्ट्रेट लाइन। तो ब्रेचिस्टो-क्रोन प्रॉब्लम यही है कि अगर आप अंडर ग्रेविटी, आप ग्रेविटी के हिसाब से आप फिसल रहे हो यहाँ पर, तो आप ग्रेविटी के हिसाब से फिसल रहे हो, तो मिनिमम टाइम में किसी हाईएस्ट पॉइंट ए से किसी पॉइंट बी तक आने में आपका जो पाथ होगा वो किस तरह का होना चाहिए। तो वही लिखा है, दिस प्रॉब्लम इज रिलेटेड विद द फाइंडिंग अ कर्व ज्वाइनिंग 2 points along which a particle falling from rest under the influence of the gravity travels from higher to lower point in the minimum time. तो कैसे किया गया है भाई, आपने देखो यहाँ आपने कैसे किया है, आपने एक फॉल करना है तो आपने ये y ले लिया है और इससे नीचे की तरफ आपने ये x ले लिया, x डायरेक्शन हो गई। और मान लो कोई पॉइंट A मैक्सिमम पॉइंट है, कोई पॉइंट 2 है मिनिमम पॉइंट है, और ये एक रास्ता है, इस रास्ते के हिसाब से आप मान लीजिए उतर रहे हैं। हालांकि यहाँ हमने ऐसे कोई रास्ता रैंडम बना लिया है, और क्या होगा वो तो मैथमेटिक्स में बताएगा ही। तो आपने कोई पॉइंट ले लिया यहाँ पर A और कोई पॉइंट ले लिया B, जिसके बीच में डिस्टेंस है ds, तो ये ds डिस्टेंस हो गई, ये dx हो गई, ये dy हो गई। तो अब यहाँ चूंकि हमें टाइम के मामले में बात करना है, तो हमारा इंटीग्रल जो होगा वो टाइम के साथ होगा, डिस्टेंस के साथ नहीं होगा। तो यहाँ पे लिखा है, आप देखें कि along the path between point A the object is moving with velocity v, ठीक है, A और B के बीच में वेलोसिटी v से मूव कर रहा है। In covering distance dx the time taken is dt बराबर ds by v, तो टोटल टाइम कितना हो जाएगा, t बराबर 0.1 से 2 तक dt, और dt की वैल्यू ds by v कर दिया, एज नो फंक्शन इज कंसीडर। अब चूंकि वहाँ पर हम कोई फ्रिक्शन नहीं मान लेते, देख लो फ्रिक्शन नहीं हो रहा है, तो जो काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगी, तो mgx बराबर हाफ mv, तो v बराबर √2gx हो गया है। तो जैसे v बराबर √2gx हुआ, तो आपने t की जो फॉर्मूला है इसमें v की जगह पर √2gx कर दिया। ds की वैल्यू क्या थी, dx स्क्वायर प्लस dy स्क्वायर अंडर रूट, जैसा कि पहले भी हमने किया है, √2gx हो गया यहाँ पर। उसके बाद आप देखो अब आपका टाइम कितना हो गया, 0.1 से लेकर के 0.2 के बीच में जाने के लिए ये हो जाएगा √1 प्लस वाई स्क्वायर डॉट स्क्वायर अपॉन 2gx dx हो गया। सो इफ़ वी कंपेयर द वेट, अगर हम इस पूरे ये जो पूरा हमारा आई वाला फॉर्मूला आया है, इसको अगर हम कंपेयर करें तो ये आई बराबर इंटीग्रेशन ओवर एफ डी एक्स आ जाएगा। यहाँ से हमारा एफ क्या निकलेगा, यहाँ से बच्चों हमारा जो एफ है वो क्या निकलेगा, यहाँ से हमारा एफ निकलेगा √1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर अपॉन 2gx। ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। तो पहले जो हमें फाइंडिंग करनी है एफ की, वो हमने कैलकुलेट कर ली है। अब एफ हमारे पास आ गया है, तो ये वही चीज़ है, क्योंकि हमें टाइम मिनिमम रखना है, जैसा कि हम लोग लिखते हैं ना कि टाइम मिनिमम रखना है, तो डेल्टा आई जो होगा वो 0 होगा। आई हमने यहाँ पर आई निकाल लिया, जो टी है ना, ये टी आई है, मिनिमम टाइम निकालना है यहाँ पर।
तो अब आप क्या करोगे, आइलर लैग्रांजे इक्वेशन जो है एक्सट्रीमम कंडीशन निकालने के लिए आइलर लैग्रांजे इक्वेशन को फुलफिल करोगे, तो ये हमारा आइलर लैग्रांजे इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 के रूप में आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर डेल एफ बाई डेल वाई जीरो हुआ, डेल एफ बाई डेल वाई डैट है, अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करोगे इस पूरे टर्म को, तो यहाँ पर 2gx अंडर रूट पहले ही बाहर आ गया है, यहाँ हो जाएगा 2y डॉट, ये सारा कुछ कैलकुलेशन किए, बहुत सिंपल सा डिफ्रेंशिएशन है, आप यहाँ करके देख लीजिएगा, डेल एफ बाई डेल वाई डॉट, ये पूरी वैल्यू आपको मिल जाएगी। फिर क्या करोगे, ये सारी वैल्यू उठा करके आइलर लैग्रांजे इक्वेशन में आप रख दोगे, बिल्कुल वैसा ही किया जैसे डी बाई डी एक्स, हमने डी बाई डी एक्स ऑफ दिस होल टर्म किया, ये जीरो हुआ, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे देखो अंडर रूट 2g जो कांस्टेंट है उसको मैं मल्टीप्लाई कर दिया जीरो से, तो ये सिर्फ हमारे पास वेरिएबल बचे y डॉट अंडर रूट एक्स 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो। तो ये जो इक्वेशन आ गई, इसका मतलब ये जो ब्रैकेट के अंदर की पूरी चीज़ें कांस्टेंट हो गई, तो कांस्टेंट u मान लिया, स्क्वायर कर दिया आपने दोनों तरफ, तो u स्क्वायर हो गया जो कि कांस्टेंट v मान लिया। उसके बाद फिर क्या किया, थोड़ा सा रीएडजस्टमेंट किया, वी वाई डॉट स्क्वायर अपॉन वी कर दिया, एक्स 1 प्लस वाई डॉट स्क्वायर है, तो एक्स एक्स वाई डॉट स्क्वायर है, ये पूरे वैल्यू आ गई। ठीक है, यहाँ पे आप जस्ट सिंपल से अब एक्स से मल्टीप्लाई किया, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया, और मान लीजिए कि v को हमने कोई कांस्टेंट 2a मान लिया। अब देखो यहाँ की बात, अब एक मिनट थोड़ा सा इसको मैंने एक्स्ट्रा कर दिया है, ये देखो। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, इसके बाद अब आप यहाँ से देखें, यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पे आप मूव करेंगे तो ये डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर है, ये पूरा टर्म आ गया। आपने कब किया, क्योंकि आपने v बराबर 2a मान लिया है, तो v बराबर 2a मानने पे ये किया, डी वाई बाई डी एक्स करके ये आ जाएगा। ये एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है, एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन, इसको सॉल्व करोगे तो ये फार्मूला आ जाएगा y इज इक्वल टू a कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन a माइनस अंडर रूट 2ax स्क्वायर प्लस c इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये जो इक्वेशन है, ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है बच्चों हमारी इक्वेशन ऑफ साइक्लॉइड की इक्वेशन है। तो ब्राचेस्टर कोण प्रॉब्लम में एक बात हम ये जान पाते हैं कि जो साइक्लॉइड फॉर्म का शेप होगा पाथ का, वही सबसे अच्छा पाथ का शेप होगा जिससे आप ग्रेविटी के थ्रू अगर किसी हाईएस्ट पॉइंट से किसी लोएस्ट पॉइंट की तरफ जा रहे हैं तो मिनिमम टाइम में आप मूव करोगे। सो इट विल बी नॉट द स्ट्रेट पाथ, इट विल बी अ साइक्लॉइड नेचर ऑफ पाथ। दिस इज व्हाट दिस प्रॉब्लम सजेस्टेड एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम, बहुत ही इंपॉर्टेंट कैलकुलस ऑफ वेरिएशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में।